नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिटर टेट की थ्योरी। ये फर्स्ट ईयर की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में मैं आप लोगों को सिलेबस बताया हूँ, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की। मैं आप लोगों को बता दूँ, फिटर के 2 बैच चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर का अलग बैच चल रहा है और सेकंड ईयर का अलग बैच चल रहा है। ये फर्स्ट ईयर का बैच है, इसकी ये तीसरी क्लास है। सेकंड ईयर के बैच में भी इसी तरह क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो इसकी तीसरी क्लास है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में बताया था। इसके बाद इसकी पहली क्लास में यानी चैप्टर फर्स्ट की पहली क्लास में मैं आप लोगों को फिटर टेट के बारे में बताया था। क्या फिटर टेट का परिचय करवाया था कि फिटर टेट क्या होता है, फिटर टेट से ITI कौन कौन कर सकता है, और जो फिटर टेट से ITI कर रहा है वो अपनी जॉब जॉब कहाँ कहाँ पा सकता है, ठीक है, कौन कौन से वो काम कर सकता है, और फिटर टेट होता क्या है, इन सब के बारे में आपको बताया था पहली क्लास में। उसके अलावा कुछ दुर्घटनाओं के बारे में बताया था कि दुर्घटनाएँ क्यों होती हैं, उनके कारण क्या हैं। 10-15 पॉइंट उसके बारे में भी आपसे चर्चा हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा था सुरक्षा की महत्ता। इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी और आज भी थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या है ये इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा की महत्व। सुरक्षा की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी ज़रूरत क्या है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। सुरक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ सुरक्षित रहना है, यानी किसी भी अनचाही आकस्मिक दुर्घटना जो किसी भी व्यक्ति या उसकी आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है, उससे सुरक्षित रहना ही क्या कहलाता है, सुरक्षा कहलाती है। कोई भी अनचाही घटना, अनचाही जिसे ऐसी घटना है जिसे हम नहीं चाहते हैं, अनचाही घटना होती है। आकस्मिक घटना ऐसी घटनाएं यानी जो अचानक हो जाती हैं, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्या होती है, आकस्मिक घटनाएं। ऐसी घटनाएं जो हम चाहते नहीं हैं और जो अचानक हो जाती हैं, वो दुर्घटना होती है, ठीक है। उनसे बचना ही हम क्या कहलाता है, सुरक्षा कहलाता है। फिर क्या है, किसी भी स्थान अथवा कार्यशाला में दुर्घटना से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रक्रियाओं एवं मानकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या है, किसी भी स्थान अथवा कार्यशाला में यानी किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी कार्यस्थल में जहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे हमें दुर्घटनाओं से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा मानकों का उपयोग किया जाता है, यानी उनको हमको फॉलो करना पड़ता है। फिर इस सुरक्षा मानकों का कार्यशाला में ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त कार्यशाला में कार्य करते समय कुछ विशेष सावधानियां अथवा नियम भी वर्णित किए गए हैं। क्या होता है, इन नियमों को हमको फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त कार्यशाला में कार्य करते समय कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस होते हैं जो हमको हर हाल में फॉलो करना पड़ता है। उनके बारे में नीचे बताया गया है, ठीक है, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। ये सुरक्षा मानक तथा नियम सुरक्षा की कुंजी होते हैं। अब वो स्पेशल प्रिकॉशंस यानी विशेष सावधानियाँ क्या हैं, यहाँ पे आपको बताया जाएगा, आगे नीचे आपको बताया जाएगा। फिर क्या है, किसी भी कार्य में सुरक्षा जागरूकता एक महत्वपूर्ण भाग है, अतः प्रत्येक कारीगर को सदैव सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव का बनने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। यानी हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, सुरक्षित स्वभाव का होना चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, सुरक्षित कार्यकारी होना चाहिए, यानी हमारे स्वभाव में ही सुरक्षा को लेके जागरूकता होनी चाहिए। फिर सुरक्षित कार्यकारी स्वभाव सदैव जन धन एवं सामग्री की रक्षा करता है, यानी जो ऐसा व्यक्ति जिसके स्वभाव में ही सुरक्षा है, सुरक्षा कार्यकारी स्वभाव का व्यक्ति है, वो क्या करता है, जन धन एवं सामग्री की रक्षा करता है। जन यानी इंसान की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता है, यानी जब टूट फूट नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगा, धन की भी बचत होगी और सामग्री की भी बचत होगी, यानी कोई भी सामग्री नहीं टूटेगी, उसकी लाइफ ज़्यादा दिन तक चलेगी, तो हर चीज़ की बचत होती है। उसके उल्टा जो असुरक्षित स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, उससे निम्न कोटि के कार्य होते हैं। निम्न कोटि कार्य मतलब जो भी वो चीज़ बना रहा है, जो भी काम कर रहा है, वो निम्न कोटि का होना, यानी कम क्वालिटी का होगा, ठीक है। इसके अलावा उससे न्यून लाभ यानी कम प्रॉफिट भी होगा। जब उसकी कोटि यानी उसकी श्रेणी निम्न रहेगी, क्वालिटी कम रहेगी, तो उससे हमको प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि उसको हमको मार्केट में रेट नहीं मिलेगा। इसके साथ दुर्घटना भी हो सकती है, इसके अलावा दुर्घटना भी हो सकती है, ठीक है। अतः दुर्घटनाओं से बचने के लिए कारीगर को सदैव कुछ सुरक्षा संबंधी सावधानियों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा कारीगर को समय समय पर सुरक्षा नियमों को सीखना चाहिए व उन्हें याद रखना चाहिए, उनका अभ्यास करते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार हम केवल सुरक्षा नियम पढ़ लिए, जान लिए, उसके बाद हमको उसको कभी रिपीट नहीं करना है। हमको सुरक्षा नियम बार बार पढ़ते रहना चाहिए, उनको अभ्यास में लाते रहना चाहिए, ताकि वो हमको मेमोराइज रहे, यानी हमेशा याद रहे। ऐसा नहीं कि जब हमें अचानक काम आ जाए उसका तो हमको भूल गया। इसलिए हमको बार बार उनको पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस मतलब क्या होगा, जैसे हमको आग लग गई, उससे कैसे बचना है, इसके बारे में मैं आज पढ़ लिया, लेकिन आज से 10 साल बाद या जैसे मैं किसी कंडीशन में फंस गया तो पता चला हमको भूल गया कि मैं उस समय क्या पढ़ा था, मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ये सब भूल जाता है। तो क्या है, ऐसी घटना होने से पहले ही हमको आज जैसे मैं पढ़ लिया, उसके
4 महीने बाद 6 महीने बाद लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आग नहीं लगी है तो भी काल्पनिक मान के कि आग लग गई है और हमको उसकी प्रैक्टिस करनी है कि हमको क्या कहाँ भागना है, कौन से अग्निशमन यूज करने हैं और किसको आवाज़ लगानी है, सबके बारे में हमको प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। आप जब फैक्ट्रियों में अप्रेंटिसशिप करेंगे या जॉब करेंगे तो वहाँ पर ये प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर उद्योग या कार्यशालय में ध्यान रखी जाने वाली सामान्य सावधानियाँ, कुछ जनरल प्रिकॉशंस आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक, जनरल प्रिकॉशंस 3 प्रकार के होते हैं: स्वयं की सुरक्षा, मशीन एवं औजारों की सुरक्षा तथा कार्यखंड की सुरक्षा। ठीक है, जब हम संपूर्ण सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें अपनी सुरक्षा के अतिरिक्त मशीनों की सुरक्षा तथा कार्यखंड की सुरक्षा भी निहित रहती है, संपूर्ण सुरक्षा। ठीक है, जब सुरक्षा की बात करते हैं तो स्वयं की सुरक्षा होती है, लेकिन जब संपूर्ण सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट, सबसे पहली स्वयं की सुरक्षा, यानी सबसे पहले तो हमको अपनी खुद की सुरक्षा करनी है, क्योंकि जब जान है तभी तो जहान है। ठीक, तो हमको सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी है। जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम अगला काम कर सकते हैं, कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, चोटिल हो जाएंगे, तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी टॉपिक है, सबसे ज़रूरी पॉइंट है स्वयं की सुरक्षा, यानी खुद की सुरक्षा करना। उसके बाद आता है मशीनों एवं औजारों की सुरक्षा, यानी जिस मशीन में हम काम कर रहे हैं, जिस टूल्स का हम प्रयोग कर रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि यदि हम टूल्स की सुरक्षा नहीं करेंगे, बार बार उसको तोड़फोड़ करेंगे, तो हमारा आर्थिक नुकसान होगा। मशीन की तोड़फोड़ करेंगे तो हमारा क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा, और हम कंपनी में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, या खुद की जॉब है तो हमको लॉस होता जाएगा। ठीक है, फिर है कार्यखंड की सुरक्षा। ठीक है, जहां हम काम कर रहे हैं, जिस भी मशीन में काम कर, जिस भी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या खुद की शॉप में काम कर रहे हैं, उसकी भी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल हम अपनी मशीन की सुरक्षा करें और बाकी जो मशीनें हैं उनको उनमें तोड़फोड़ करें, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। फिर स्वयं की सुरक्षा के बारे में कुछ गाइडलाइंस हैं कि हमको अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। जब कोई कारीगर संपूर्ण जानकारी के बिना किसी मशीन या औजार का प्रयोग करता है तो वह दुर्घटना का शिकार हो सकता है। यानी जब भी कोई कारीगर यानी कोई भी ट्रेड का जो एम्प्लॉई है, या किसी भी ट्रेड का एम्प्लॉई है, काम करने वाला जो कारीगर है, वो क्या करता है, बिना संपूर्ण जानकारी के बिना किसी मशीन या औजार का प्रयोग करता है। यानी जिस मशीन के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी है, अधूरी जानकारी है, तो हमको क्या करना है, उस मशीन का प्रयोग नहीं करना है, उस टूल्स का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा करने से हमको दुर्घटना हो सकती है। जिस मशीन के बारे में हमको प्रॉपर पूरी जानकारी है, हम जानते हैं मशीन कैसे चलेगी, ये मशीन कैसे रुकेगी, इस मशीन की वर्किंग प्रोसेस कैसी है, यानी कार्य कैसे करती है, उसके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी है, तभी हमको उसका प्रयोग करना है। उस मशीन में जाके हमको काम करना है। जिस टूल्स के बारे में हमको पूरी जानकारी है कि इस टूल्स का काम क्या है, इस टूल्स से हमको नुकसान क्या हो सकता है, इस सब के बारे में जब हम जान जाएँ तभी हमको उस टूल्स का, यानी औजार का, जो भी औजार होते हैं फिटर में, जिससे फाइल हो गई, यानी जिसे आप रेती बोलते हैं, हेक्सा जिसे आप ब्लेड बोलते हैं, जो लोहा काटने के काम में आता है। इसके अलावा बहुत तरह के टूल्स हैं, हैमर्स हो गया, चीजल वगैरह, बहुत सारी टूल्स होते हैं। उन सब के बारे में जब हमको पूरी जानकारी हो तभी हमको उसका यूज करना चाहिए। फिर ये एक फिगर है आप लोगों के सामने, चित्र है, जिसमें आप लोगों को दिखाया गया है कि हमें कैसे वेशभूषा में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको इस साइड आपको रॉन्ग साइड दिखाया गया है और इस साइड आपको राइट साइड दिखाया गया है। ठीक है, ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। इसमें आपको बताया गया है कि हमको लंबे बाल रख के नहीं जाना है कंपनी में, यानी हमको अपने बाल लंबे नहीं रखने चाहिए, अपने बाल छोटे छोटे कटवा के रखने चाहिए। इस तरह के लंबे बाल नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे बाल प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद हमको अपने पॉकेट में, जो शर्ट की आपकी पॉकेट होती है, उसमें शार्प टूल्स को नहीं रखना है, यानी जो आपके नुकीले होते हैं उन टूल्स को, औजार को नहीं रखना है। ठीक है, जैसे नुकीले टूल्स में क्या हो गया, आपका पेचकस वगैरह हो गए, वो गिरने से हमारे पैर में चुभ सकते हैं, लग सकते हैं, चोट लग सकती है, या हमारे सीने में भी वो क्या कर सकते हैं, चुभ सकते हैं। इसलिए हमको पॉकेट में नुकीले टूल्स नहीं रखने हैं, विदाउट कैप टूल्स नहीं रखने हैं। ठीक है, पॉकेट को, अपने सामने वाली पॉकेट को खाली रखना चाहिए। उसके अलावा जो हमारी शर्ट है उसकी बटन टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, जो अभी हम शर्ट पहनते हैं उसकी बटन टूटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर बंद होनी चाहिए। न तो टूटी होनी चाहिए और न तो खुली होनी चाहिए, प्रॉपर बंद होनी चाहिए। ये यहाँ पर टूटी हुई जो कि गलत है, ये बंद बटन, ये सही है, यानी पूरी बटन हमारी कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। उसके बाद ढीले कप्स, जो हमारी शर्ट की स्लीव होती है, जिसे हम बाँह बोलते हैं, वहाँ पर यहाँ पे ये ढीली नहीं होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। ये टाइट नहीं है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड करके यहाँ पर हाफ स्लीप कर सकते हैं, पूरा रोल्ड स्लीप कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, यानी फोल्ड यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पे कर सकते हैं। या तो हम ऐसा शर्ट सिलवा सकते हैं जिसकी स्लीव भी पहले से ही हाफ हो, और नहीं है तो हम उसको फोल्ड कर लेंगे, पूरा रोल्ड स्लीप, ये हमारा सही होगा, ये ऐसा गलत है। ठीक है, फिर क्या है, उचित चोगा, यानी जो आपका पैंट होता है वो न तो बहुत ढीला होना चाहिए और न बहुत लंबा होना चाहिए। ये देखिए, ये गलत है, ये तो ढीला भी है और बहुत लंबा भी है, यानी नीचे तक जा रहा है, हमारा
जो पैंट है नीचे वो क्या होना चाहिए, न तो बहुत ढीला होना चाहिए और न तो बहुत नीचे जाना चाहिए। और ये जो पॉकेट है, पैंट में जो पॉकेट होती है उसमें होल नहीं होना चाहिए। होल क्या है, कहीं भी किसी भी मशीन में फंस सकता है, तो पॉकेट में होल नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत होती है। इसके अलावा हमको सुरक्षित जूते यूज करने हैं। सुरक्षित जूते मतलब ऐसे जूते जो हमको कंपनी में प्रोवाइड होते हैं, या सेफ्टी शूज जिसे हम बोलते हैं, वो हम मार्केट से भी खरीद सकते हैं। हमको स्पोर्ट्स शूज या नॉर्मल शूज जो हम घरों में पहनते हैं, वो फैक्ट्री में काम, उसमें फैक्ट्री उसको पहन के फैक्ट्री में नहीं जाना चाहिए। वो शूज हमारी सेफ्टी नहीं कर सकते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है, लोहे की छीलन पड़ी होती है जो नॉर्मल शूज में चुभ जाती है, लेकिन जो फैक्ट्री के शूज होते हैं यानी सेफ्टी शूज होते हैं, वो उनमें नीचे स्टील की परत होती है। क्या होती है, स्टील की नीचे परत होती है जो उसको चुभने नहीं देती। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे ये स्लिप नहीं हो सकता, ये तेल में क्या होता है, स्लिप नहीं होता है। और इसके अलावा यहाँ पर भी इसकी क्या होता है, स्टील लगी होती है। जब आपका पैर कहीं पे ठक्कर खाता है यानी ठेस लगती है, तो आपके अंगूठे को चोट नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्टील होती है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक विद्युत विरोधी भी होते हैं, यानी विद्युत के कुचालक भी होते हैं। इसलिए हमको कैसा, ये वाले शूज यूज करने चाहिए। नॉर्मल शूज या स्पोर्ट्स शूज हमको फैक्ट्री में यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये आपको बताया गया है कि हमको कैसे रहना है फैक्ट्री में। कार्यशाला में कार्य करने वाले प्रत्येक कारीगर अथवा कर्मचारी को निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। अब कुछ आपके लिए रूल्स हैं, उनको आप देख लें। पहला रूल है आपका, कार्यशाला में सदैव बूट पहन कर चलना चाहिए। जो अभी मैं आप लोगों को बताया, बूट पहन के चलना चाहिए। यानी बूट क्या होता है, सेफ्टी शूज होता है। बूट क्या है, सेफ्टी शूज है, इसे बूट बोला, यहाँ पे बूट बोला जा रहा है, क्योंकि मशीनों से निकली लोहे की छीलन पैर में लगने से घाव होने का भय रहता है। इसके लिए स्टील के बूट का प्रयोग किया जा सकता है। एवं आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। आंखों की सुरक्षा के लिए हमको चश्मे का प्रयोग करना चाहिए और स्टील बूट का प्रयोग करना चाहिए। जो सेफ्टी शूज होता है उसमें स्टील लगी होती है। जब हम वर्कशॉप में जाते हैं तो वहाँ लोहे की छीलन होती है, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े होते हैं जो नॉर्मल शूज में चुभ जाते हैं। इसलिए हमको स्टील बूट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे पैर में चोट न लगे। ये नहीं चुभेगा तो मतलब चोट नहीं लगेगी, सीधी सी बात है। और इसी तरह आंखों की सुरक्षा के लिए हमें हमेशा चश्मा पहनना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री में लोहे के छोटे छोटे महीन टुकड़े भी उड़ते रहते हैं जो हमारी आंखों में पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे उड़ते रहते हैं, लेकिन अचानक कभी पड़ सकते हैं, धूल जा सकती है। इसलिए हमको अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए हमेशा गॉगल्स यानी चश्मे पहन के रखना है। उसके अलावा अगला पॉइंट है आपका, कार्यशाला में कभी भी ढीले कपड़े, टाई, मफलर इत्यादि पहनकर कार्य ना करें। यानी हमको ढीला कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना है, टाई बिल्कुल नहीं लगानी है, और मफलर जो पहले जो लंबा सा होता है उसको नहीं लगाने हैं। हमेशा हमको टाइट कपड़े यूज करने हैं। ऐसा नहीं कि बहुत टाइट होना चाहिए, लेकिन बहुत ढीले कपड़े हमको यूज नहीं करना चाहिए। इनसे क्या है, इनमें मशीनों पर दुर्घटना होने का सदैव भय रहता है। जब ढीले कपड़े हम पहनेंगे तो कभी भी क्या होता है, मशीनों में फंसने का डर हमेशा बना रहता है। फिर हमारा क्या है, मशीन पर कार्य करते समय किसी दूसरे कारीगर के साथ बातचीत ना करें। यानी जब हम किसी भी मशीन पर कार्य कर रहे हैं तो हमें दूसरे कारीगर के साथ, अपने जो साथ में और दूसरे कारीगर काम कर रहे हैं उनके साथ बात नहीं करनी है। अपना ध्यान अपने कार्य पर लगाएं। मन लगाकर कार्य करने वाला कारीगर ही अच्छा कार्य कर सकता है, और ऐसा करने से दुर्घटना होने का भय भी कम रहता है। क्या है, जब हम किसी मशीन में काम कर रहे हैं तो हमको किसी दूसरे कारीगर से बात नहीं करनी है। इससे क्या होता है, हमारा मन डाइवर्ट हो जाता है, बट जाता है हमारा मन अपने काम में। आधा मन हमारा काम में रहता है, आधा मन उससे बात करने में चला जाता है, क्योंकि हर एक इंसान के पास दिमाग केवल एक ही होती है। और यदि हमको कोई अच्छे से काम करना है तो दिमाग केवल एक टाइम पे एक ही जगह फोकस कर सकती है। यदि उसको आप दो जगह डिवाइड करोगे, यानी एक आधा दिमाग काम में, आधा काम आधी दिमाग किसी से बात करने में, तो क्या होगा, दुर्घटना का कारण बन सकता है, यानी दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हमारा जॉब भी अच्छे से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा मन तो जॉब बनाने में है ही नहीं। आधा मन है तो आधे मन से आधी क्वालिटी का जॉब बनेगा, और आधा मन तो हमारा बात करने में है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा जॉब भी आधी क्वालिटी का बनता है और दुर्घटना के भी चांसेस बने रहते हैं। इसके अलावा किसी भी मशीन में जानकारी प्राप्त किए बिना मशीन को न चलाएं, क्योंकि यह आपके लिए दुर्घटना का कारण बन सकती है। यानी जिस मशीन के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, या अधूरी जानकारी है, थोड़ी जानकारी है, बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो हमको उस मशीन को टच बिल्कुल नहीं करना है, छूना ही नहीं है। सीधी सी बात है। यदि किसी मशीन के बारे में हमको जानकारी नहीं है या आधी अधूरी जानकारी है, तो भी हमको उस मशीन को टच नहीं करना है, छूना ही नहीं है। फिर किसी चलती मशीन के साथ छेड़खानी तो बिल्कुल करना ही नहीं है। क्या होता है, उससे दुर्घटना हो जाती है। इसीलिए चलती मशीन के सहारे न तो खड़े हों और ना ही बैठें।
है ना। कोई मशीन भी चल रही है तो उससे हमको छेड़खानी नहीं करनी है, यानी उससे हमको उसको न खोलना है, न बंद करना है, और न उसके साथ मजाक मस्ती करना है, ठीक है। कोई मशीन चल रही है तो उसके सारे क्या होता है, कभी कभी थक जाते हैं तो टिक उसी के सारे खड़े हो जाते हैं, उसी में कुछ बैठने का जगह है तो हम बैठ जाते हैं। ये सब क्या है, दुर्घटना का कारण होता है। ये सब क्या होते हैं, दुर्घटना के कारण होते हैं। हमको चलती मशीन से बिल्कुल दूर ही रहना है। जिस मशीन में हम काम कर रहे हो तो ठीक है, वहाँ पे हमको रहना पड़ेगा, लेकिन हम उसी मशीन में काम करें जिस मशीन के बारे में हम जानते हैं। लेकिन जिस मशीन के बारे में हम नहीं जानते या जो मशीन में हम काम नहीं कर रहे हैं उसके पास हमको बिल्कुल खड़ा ही नहीं होना है, यानी उससे हमको टेक लगा के नहीं खड़े होने हैं, उसमें हमको बैठना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फिर किसी चलती मशीन के पास यदि खड़े होकर कार्य करना हो तो चलती मशीन को सुरक्षा गार्ड अवश्य लगाएं, क्योंकि इससे किसी भी समय दुर्घटना होने का भय रहता है। क्या होता है, यदि किसी चलती हुई मशीन के साथ हमको कार्य करना है, ऐसा काम ही है कि हमको चलती मशीन के साथ काम करना है, तो हमें क्या करना है, सुरक्षा गार्ड्स, बहुत सेफ्टी गार्ड्स होते हैं, उनका यूज़ करना है। सेफ्टी गार्ड्स क्या होते हैं आगे चैप्टरों में आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। जिससे क्या होता है, जब ग्राइंडिंग हम करते हैं तो उसके ग्राइंडर की व्हील जो होती है उसके ऊपर एक सेफ्टी गार्ड ऐसा लगा हुआ होता है, जिससे क्या होता है, स्प्रेटर जो होते हैं हमारे ऊपर नहीं आते। इसी तरह जहाँ पर बेल्ट वगैरह होती है वहाँ पर भी उसके ऊपर सुरक्षा गार्ड लगा दिया जाता है, जिससे हमारे कपड़े जो हम पहन रखे हैं या हाथ पे हमारा फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमको ऐसी मशीन पे काम करना है जिसमें सुरक्षा गार्ड लगे हों, ठीक है। फिर क्या है, कार्यशाला में अंदर ओवरहेड क्रेन पर लटकते हुए वजन के नीचे खड़े होकर काम न करें, क्योंकि वजन के गिरने से भारी दुर्घटना हो सकती है ना। क्या है, ओवरहेड क्रेन, यानी ऐसी क्रेन जो ऊपर चलती है, ऊपर सामान लेके आती है तो उसके नीचे हमको खड़े होकर काम नहीं करना है, क्योंकि ये क्रेन है, कभी भी उससे सामान फिसलता है, जो सामान को ट्रांसमिट कर रही है, स्थानांतरित कर रही है, और यदि क्रेन के हुक से कभी स्लिप होता है या उसकी रस्सी टूटती है तो हमारे ऊपर गिरेगा और हम दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना है, यदि कोई भी वजनी सामान ऊपर है, ओवरहेड क्रेन वहाँ पे उसको ले जा रही है, तो उसके नीचे हमको खड़ा होकर काम नहीं करना है, क्योंकि कभी भी स्लिप हो सकती है, रस्सी टूट सकती है तो हमारे ऊपर गिर जाएगा, हम दुर्घटना के शिकार हो जाएंगे। फिर क्या है अगला पॉइंट, यदि कोई भी कारीगर किसी ऊपरी स्थान पर कार्य कर रहा है तो उसे चाहिए कि टूल को मजबूती से पकड़ कर कार्य करे, क्योंकि स्पैनर, हथौड़ा एवं छेनी जैसे औजारों को नीचे गिरने पर किसी भी कर्मचारी को चोट लग सकती है। ऐसी कार्यशाला में सभी कर्मचारियों को हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि यदि कोई किसी भी कारीगर को ज़मीन लेवल से ऊपर कहीं पे चढ़ाई मतलब ऊंचाई में काम करना है तो उसको क्या करना चाहिए, जो भी टूल्स का उपयोग कर रहा है उसको मजबूती से पकड़ के काम करना चाहिए। क्योंकि यदि वो ढीला टूल्स पकड़ेगा, असावधानी से टूल्स को पकड़ के रखेगा तो उसके हाथ से कभी भी स्लिप हो सकता है, और जब स्लिप हो जाएगा तो उसके जो नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं, कारीगर काम कर रहे हैं, उनके सिर में गिर जाएगा, ठीक है। तो जो नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको क्या करेगा, चोट कर सकता है। तो इसलिए हमको जो भी कारीगर ऊपर काम कर रहा है उसको अपने टूल्स को मजबूती से पकड़ के रखने हैं। साथ साथ हम दूसरे के ऊपर इतना भरोसा कर नहीं सकते, इसलिए जो नीचे व्यक्ति काम कर रहा है, जो कारीगर काम कर रहा है, उसको हमेशा हेलमेट पहन के रखना चाहिए, ताकि यदि उसके हाथ से धोखे से स्लिप हो भी जाए कोई टूल्स तो हमारे सिर में गिरे तो पहले हेलमेट उसको रोक ले और हमारा सिर फूटने से बच जाए, ठीक है। फिर चलती मशीनों में तेल देते समय तेल कुप्पी का प्रयोग करना चाहिए। या किसी चलती मशीन में हमको ऑयलिंग करनी है, लुब्रिकेशन करना है, तो हमें क्या करना है, तेल कुप्पी का प्रयोग करना है, डायरेक्ट वहाँ पे जाके नहीं देना चाहिए। फिर किसी भी मशीन से निकलने वाली लोहे की छीलन को हाथ से नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि इसकी तेज धार हाथ को काट सकती है। क्या होता है, जैसे ड्रिल मशीन हो गई, इनसे क्या निकलती है, लोहे की छीलन निकलती है, तो हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं, हाथ से साफ करने लगते हैं, जो कि गलत तरीका होता है। इससे हमारे हाथ में चीरा लग सकता है और हम चोटिल हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हाथ से बिल्कुल साफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहे की छीलन बहुत ही शार्प होती है, यानी नुकीली होती है। फिर है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को कार्यशाला में लाने से पहले उसे कार्यशाला के मौलिक सिद्धांतों की जानकारी देनी चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति को अपने कार्यशाला में घुमाने के लिए ले आए हैं, विजिटिंग के लिए लाए हैं, तो क्या है, पहले उसको हमको कार्यशाला के बारे में मौलिक जानकारी यानी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे देने चाहिए कि ये आपको ये करना चाहिए, आपको यहाँ पे ये नहीं करना है, जिससे आपको सेफ्टी यूज करनी है, आपको ये वाले शूज़ पहन के चलना है, इस सब चीज़ के बारे में उसको पहले से ही बता देना चाहिए, ताकि वो भी चोटिल होने से बचा रहे। इसके अलावा चलती हुई मशीन की कभी मरम्मत नहीं करनी चाहिए, यानी चालू हालत में कोई भी मशीन चालू हालत में है तो उसकी हमको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं करनी है, मरम्मत नहीं करनी है। यदि हमको उसकी मरम्मत करनी पड़ रही हो, मशीन ख़राब ही होगी, तो पहले हम उसको प्रॉपर क्या करेंगे, उसको जाके हम पहले बंद करेंगे, उसका स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद उस मशीन की मेंटेनेंस करेंगे। यदि मशीन चल रही है तो हमको उसका मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या है, बिजली की तारों को मशीन के चलते हुए पार्ट के ऊपर से नहीं ले जाना चाहिए। रबड़ खाने से इंसुलेशन कट सकता है, जिससे कारीगर को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। क्या होगा, किसी भी बिजली के तार यानी लाइट के जो तार होते हैं इलेक्ट्रिक
वायर होते हैं उसको हमको किसी भी चलती हुई मशीन के ऊपर से नहीं ले जाना है। ऐसा करने से क्या हो, धीरे धीरे घर्षण के कारण या रगड़ के कारण वो टायर की जो रबड़ होती है, तार में जो रबड़ होती है, इंसुलेटर होता है जिसे हम बोलते हैं रबड़, प्लास्टिक जो होती है, वो धीरे धीरे घर्षण के कारण, रगड़ के कारण ख़त्म हो जाएगी। और जब वो ख़त्म हो जाएगी तो डायरेक्ट उसका जो एल्युमिनियम या कॉपर वायर है तो मशीन के टच में आ जाएगा। ऐसा करने पर पूरे मशीन की बॉडी में करंट फैल सकता है और उस मशीन की जब हम टच करेंगे तो हमको शॉक लग सकता है, यानी करंट लग सकता है। इसलिए हमको चलती हुई मशीन के ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर बिल्कुल नहीं ले जाना है, ठीक है। फिर अधिक भारी सामान को उठाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। लापरवाही के कारण सामान गिरने, मोच आने, अन्य दुर्घटना होने की संभावना रहती है। जब हम वजनी सामान उठा रहे हैं तो हमें क्या करना है, अतिरिक्त सावधानियाँ अपनानी पड़ती हैं। जैसे वजन उठाने का भी एक तरीका होता है कि हमको कैसे बैठना है, कैसे उठाना है, इन सब के बारे में बताऊँगा आगे। फिर हमको उठा के उसको कहाँ ले जाना है ये सब देख लेना चाहिए। हमारा रास्ता साफ है कि नहीं, ऐसा नहीं कि हम वजन उठा के चल रहे हैं कहीं पे हमको ठेस लग जाए, हम गिर जाएँ। ये सब हमको ये सब चीज़ें देख के भारी सामान उठाना चाहिए, ठीक है। और उसकी क्षमता भी देख लेनी चाहिए कि इसको हम उठा सकते हैं कि नहीं। ज़बरदस्ती हमको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, इससे क्या हो सकता है, हमको मोच आ सकती है। फिर प्रयोग में आने वाले हस्त औजारों को उचित स्थान पर रखना चाहिए जिससे उनके नीचे गिरने पर चोट लगने की संभावना न रहे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा लेनी चाहिए, है ना। प्रयोग में आने वाले टूल्स यानी जो भी औजार हम उपयोग कर रहे हैं तो उपयोग करने के बाद हमको उचित स्थानों पर रखना चाहिए। तो यदि ऐसा नहीं करेंगे, हम इधर उधर अपना सामान रख देंगे तो क्या होगा, कभी भी गिर सकते हैं हमारे ऊपर और हमको चोटिल कर सकते हैं। इसलिए सबका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, एक उचित स्थान होना चाहिए, ठीक है। जो भी टूल्स हम प्रयोग कर रहे हैं उसको जैसे हम प्रयोग कर चुके हैं उसको एक प्रॉपर स्पेस यानी उचित स्थान पर रखना है। ऐसा स्थान जहाँ से वो अपने आप ना गिरे, जब उसको उठाएँ तभी वहाँ से आए, है ना। ऐसा नहीं कि हम वहाँ से निकल रहे हैं और अचानक मेरे ऊपर गिर जाए और हमको चोटिल कर दें। फिर क्या है, सेकंड नंबर हमारा आता है मशीनों एवं औजारों की सुरक्षा। अपनी सुरक्षा तो हो गई, सबसे पहले हमको अपनी सुरक्षा करनी है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है मशीनों की एवं औजारों की सुरक्षा करना, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, अपनी सुरक्षा करते हुए जहाँ तक संभव हो हमें मशीनों का एवं मशीनों पर प्रयोग होने वाले अन्य औजारों तथा बहुत से सूक्ष्म मापी यंत्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। मशीनों और औजार आदि की सुरक्षा के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या बोल रहा है, अपनी सुरक्षा करते हुए, यानी यहाँ पर भी बोला गया है अपनी सुरक्षा करते हुए, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी सुरक्षा यानी खुद की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा करते हुए। सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी, खुद की सुरक्षा होगी। उसके बाद यदि संभव हो, ऐसा नहीं कि अपनी सुरक्षा को पहले इग्नोर करना है, अपनी सुरक्षा करते हुए यदि संभव हो तो मशीनों पर प्रयोग होने वाले औजारों एवं मशीनों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। इसके और मशीनों अन्य औजारों तथा बहुत से सूक्ष्म मापी यंत्र क्या होते हैं, जैसे वर्ना कैलिपर हो गया, वर्ना माइक्रोमीटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं। इनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, अपनी सुरक्षा करते हुए जहाँ तक संभव हो, यानी सबसे पहले अपनी सुरक्षा करना है। उसके बाद यदि पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो कि हम दूसरे मतलब मशीनों की सुरक्षा कर सकते हैं, तभी हमको उनकी सुरक्षा करना है, ठीक है। फिर सभी सूक्ष्म मापी यंत्रों को क्या है, हमको मशीनों एवं औजारों की सुरक्षा कैसे करनी है, इसके बारे में बताया गया है कि सभी सूक्ष्म मापी यंत्रों को समय समय पर तेल लगाकर रखना चाहिए। विशेष रूप से बरसात के मौसम में इनकी देखभाल अवश्य करें, क्योंकि एक बार यंत्र को जंग लगने पर यह क्या होता है, इसकी सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है। यानी जो सूक्ष्म मापी यंत्र हैं आपके, उनमें समय समय पर तेल लगाना चाहिए जिससे उनमें जंग न लगे। खासकर बरसात के मौसम में आप लोग भी जानते होंगे, बरसात में हवा में जो नमी होती है यानी पानी की मात्रा होती है ज़्यादा होती है, तो लोहे के जो सामान होते हैं, स्टील के जो सामान होते हैं, उनमें जंग लगने के चांसेस बरसात में ज़्यादा होते हैं। तो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है बरसात में, लेकिन ऐसा नहीं केवल बरसात में रखना है, बाकी महीने भूल जाना है। हमें बरसात में ज़्यादा ध्यान रखना है, बाकी महीनों कम ध्यान रखना है और उनमें ऑयलिंग यानी तेल लगाते रहना चाहिए ताकि उसमें जंग न लगे। यदि एक बार सूक्ष्म मापी यंत्र में जंग लग जाता है तो उसकी सूक्ष्मता खराब हो जाती है, एक्यूरेसी खराब हो जाती है, यानी जिस काम के लिए वो बनाया गया है वो काम वो नहीं करता है। गलत मेजरमेंट लेगा, गलत माप लेगा, हमारी गलत जाप बनेगी, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, सभी सूक्ष्म मापी यंत्रों का प्रयोग करने के बाद उन्हें कर्तन औजारों से अलग किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। यानी सूक्ष्म मापी यंत्रों को जब हम यूज कर लें, प्रयोग कर लें, तो उनको कहाँ रखना चाहिए, कर्तन औजारों यानी कटिंग टूल्स जो होते हैं, नुकीले टूल्स जो होते हैं, जो इनकी एज शार्प होती है, नुकीले होते हैं, उनसे हमको दूर रखना है। क्योंकि जो नुकीले टूल्स होते हैं हमारे सूक्ष्म मापी यंत्र को डैमेज कर सकते हैं, उसमें कट लगा सकते हैं, कुछ भी हो जाएगा, तो सूक्ष्म मापी यंत्र की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। इससे हमको उनको कर्तन औजारों यानी कटिंग टूल से दूर रखना है, ठीक है। फिर है, चलती मशीन पर किसी भी यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो मशीन चल रही है उसमें हमको किसी भी टूल्स का प्रयोग नहीं करना है, ना सूक्ष्म मापी यंत्र का, ना किसी और अन्य टूल्स का।
फिर क्या बोला गया है, मशीन की टेबल पर हैमरिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे टेबल पर स्पॉट आ जाते हैं, जिससे सतह की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाती है। मशीन की जो टेबल होती है उसमें हमें हैमरिंग नहीं करनी है, ठीक है। हैमरिंग करने से मशीन की सरफेस में स्पॉट यानी गड्ढे हो जाते हैं, हल्के हल्के गड्ढे हो जाते हैं। इससे उसकी सरफेस की जो एक्यूरेसी होती है, शुद्धता होती है, शुद्धता मतलब वो सरफेस क्या होती है, पहले बिल्कुल समतल होती है, जब स्पॉट करेंगे तो उसमें गड्ढे हो जाएंगे, जिससे उसकी शुद्धता खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर चलती मशीन के गियर ना बदलें, इससे गियर टूटने की संभावना रहती है। यदि कोई मशीन चल रही है, चलते समय हमको उसके गियर नहीं चेंज करने हैं, पहले से मशीन को बंद करने हैं, उसके बाद ही उसके गियर चेंज करने चाहिए। यदि हम चलती हुई मशीन से गियर चेंज करेंगे तो उसके पूरा गियर ही टूट सकता है, ठीक है। फिर है किसी भी नई मशीन पर कार्य करने से पहले यह भली भांति समझ लें कि उसे चलाने की क्या विधि है। कार्य करते समय पैरों के नीचे लकड़ी का बोर्ड रखे हुए मशीन के आसपास पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी जब हम नई मशीन पर कार्य कर रहे हैं, जब हम किसी नई मशीन में जाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी यानी आधी अधूरी जानकारी नहीं, संपूर्ण जानकारी यानी पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए। उसको कैसे चलाना है, उसके चलाने की विधि क्या है, उसको बंद कैसे करना है, उसमें काम कैसे करना है, इन सब के बारे में हमको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कार्य करते हुए नीचे लकड़ी का बोर्ड रखें हैं, ठीक है। जब हम काम कर रहे हो तो नीचे एक लकड़ी का प्लेट रख लेना चाहिए। वह मशीन के आसपास पर्याप्त रोशनी, और जिस मशीन में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। अंधेरा होने से दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, क्योंकि हमको प्रॉपर तरीके से सब कुछ देख नहीं सकते, तो वहाँ पर क्या है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए वहाँ पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर क्या है, सरफेस प्लेट पर कार्य करते समय कार्यखंड को बार बार उस पर न रगड़ें। सरफेस प्लेट केवल मार्किंग के लिए ही प्रयोग करनी चाहिए। जब आप यहाँ अपने ITI में जाएंगे तो आपके बक्सा में एक सरफेस प्लेट होगी। सरफेस प्लेट किससे बनती है ये आपका आगे बताया गया है। सरफेस प्लेट क्या होती है, किससे बनती है, यहाँ पर बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। यहाँ पर तो केवल आप लोग ये जान लें सरफेस प्लेट किस लिए होती है, मार्किंग के लिए होती है। मार्किंग क्या होती है, जब हम जॉब बनाते हैं तो उसके पहले उसमें मार्किंग करनी पड़ती है। तो सरफेस प्लेट केवल मार्किंग के लिए होती है, उसमें हमको हैमरिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, या जॉब को बार बार उसमें रगड़ना नहीं चाहिए, इससे उसकी शुद्धता खत्म हो जाती है। सरफेस प्लेट बहुत ही शुद्ध प्लेट होती है, बहुत ही समतल होती है, इसलिए उसमें हमको उसको खराब नहीं करना है अपने जॉब को बार बार रगड़ कर, ठीक है। फिर किसी भी मशीन का कोई एक भाग खराब होने पर उसे तुरंत ठीक कर देना चाहिए, अन्यथा अन्य भागों की भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। यदि कोई किसी मशीन का कोई एक पार्ट खराब हो गया है तो हमको उसको इग्नोर नहीं करना है कि चलो एक पार्ट खराब हो गया तो अभी मशीन तो काम कर ही रही है, तो इसको हम इग्नोर करते रहें, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही पार्ट खराब हो जाए तो उस मशीन को बंद करना है, उस पार्ट को खराब वाले पार्ट को चेंज कर देना है। यदि ऐसा हम नहीं करते, उसकी कमी की उस खराब पार्ट के साथ ही मशीन को आगे चलाते रहते हैं तो अन्य पार्टों को भी खराब कर देती है, ठीक है। फिर किसी भी नई रेती का प्रयोग करने से पहले उसे किसी नए धातु पर चलाना चाहिए। यदि आप कोई फाइल है, नई फाइल पाए हो रेती है, तो उसे सबसे पहले हार्ड मटेरियल में, हार्ड धातु में नहीं चलाना है, उससे पहले नरम धातु पर चलाना चाहिए। यदि डायरेक्ट आप हार्ड में चला देंगे तो उसके जो टीथ हैं वो खराब हो जाएंगे, ठीक। फिर रेती का प्रयोग करते समय उसे बार बार कार्यखंड पर न मारें, इससे धातुओं के खराब होने की संभावना रहती है। यानी हमको रेती का प्रयोग हथौड़े की तरह बिल्कुल नहीं करनी है। रेती का प्रयोग केवल रेती की तरह यानी फाइलिंग के लिए ही करनी है। यदि हम रेती से हथौड़े जैसा काम करेंगे, थोड़ा भी यदि हम उसको हैमरिंग करते हैं तो हमारे जो फाइल है उसके टीथ खराब हो जाते हैं। 1-2 माह तक रेती से कार्य करने के पश्चात उसे क्या करना चाहिए, धुलवा लेना चाहिए, ताकि उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाए, उसकी लाइफ बढ़ जाए। इससे रेती की कार्य बढ़ जाती है। रेती की सफाई के लिए उसे आसपास रेती की सफाई करने के लिए एक फाइल कार्ड आता है जो ब्रश जैसे होता है, उससे हम रेती को हमको बीच में साफ करते रहना चाहिए, ताकि उसके जो टीथ के बीच में लोहे के छोटे छोटे महीन टुकड़े फंस गए हैं वो निकल जाए और हमारा फाइल की लाइफ बढ़ जाए और फाइल अच्छे से काम भी कर सके, ठीक है। ये आप लोगों को दिखाया गया है। ये क्या है, ये फाइल है, ये राउंड फाइल है। फाइल कितने प्रकार की होती है सब आपको बताएंगे, सबका फिगर दिखाएंगे आप लोगों को। ये क्या है, एक फाइल है, और ये क्या है, फाइल कार्ड है। ये है फाइल कार्ड, ठीक है। ये फाइल कार्ड है, ये एक ब्रश जैसे होता है जिसमें लोहे के नीचे पतले पतले धागे निकले होते हैं। ये क्या है, लोहे के पतले पतले धागे होते हैं। ये एक ब्रश होता है, इससे हम फाइल को साफ करते हैं तो जो फाइल में महीन कट फंसे होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। ये आपका फाइल कार्ड हुआ और ये आपकी फाइल हुई। फिर कार्यखंड की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ वर्कपीस। हमको वर्कपीस की सुरक्षा कैसी करनी है, मशीनों की सुरक्षा के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। पहला हो गया श्रम की सुरक्षा, फिर हो गया मशीन एवं औजारों की सुरक्षा, और तीसरा नंबर है कार्यखंड की सुरक्षा। क्या बोला है, मशीनों की सुरक्षा के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कारीगर द्वारा कुछ मौलिक बातों का ध्यान रखा जाए जो कार्यशाला में हो रहे कार्य तथा कार्यखंड के लिए लाभदायक हों। कुछ ऐसी मूल बातों का विवरण नीचे दिया गया है। यानी सबसे पहले अपनी सुरक्षा, उसके बाद मशीनों की सुरक्षा एवं औजारों की सुरक्षा, उसके बाद कुछ
उसके बाद हमें कारखंड की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में कुछ आपको नीचे बताया गया है। इसमें पहला पॉइंट है, किसी भी कारखंड को मशीन पर बांधने से पहले कारखंड की आकृति के अनुसार उसके सही क्लैंपिंग एवं प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि जब तक कारखंड सही नहीं बांधा जाएगा तब तक ठीक से नहीं बन सकते हैं। जो भी जब आप बना रहे हैं उसकी आकृति क्या है, उसकी शेप क्या है, उसके अनुसार उसको हमको क्लैंप करना है। किसी मशीन में हम यदि उसको बांध रहे हैं, क्लैंप कर रहे हैं, जैसे हमको किसी जॉब में ड्रिल करना है तो उसको ले जाके ड्रिलिंग मशीन में बांधेंगे यानी क्लैंप करेंगे। तो उस जो जॉब है जिसमें हमको ड्रिलिंग करनी है उसकी शेप कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, उसके हिसाब से हमको क्लैंप करना है। या ढीला क्लैंप रहेगा तो ड्रिल के साथ घूमेगा, हमको चोटिल कर सकता है, साथ साथ वो भी डैमेज हो सकता है। इसके अलावा यदि आप सही ढंग से क्लैंपिंग नहीं करेंगे तो ड्रिल जहाँ हमको करना है वहाँ हमको दूसरी जगह हो जाती है, इससे हमारा पूरा जॉब ही खराब हो जाता है। तो हमको क्या करना है, अपने जॉब के साइज़ के अनुसार उसका जैसा शेप है, उसकी जैसी साइज़ है, उसके हिसाब से क्लैंपिंग करनी है। फिर क्या है, कारखंड को भली भांति मशीन पर बांधने के पश्चात कार्य के अनुसार ही कटिंग टूल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब तक कटिंग टूल का सही प्रयोग नहीं किया जाएगा कारखंड कभी भी ठीक नहीं बनेगा। ठीक है, क्या बोला गया है, कारखंड को मशीन में आप बांध लिए हैं, अब बांधने के पश्चात आपको क्या करना है, प्रॉपर टूल का यूज करना है, यानी जो काम हमको करना है उसे ड्रिल को उपयोग करना है। जैसे हमको ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिल ही उसमें यूज करना है, या रीमिंग करना है उस जॉब में तो हमको रीमर यूज करना है, क्लैंपिंग या होनिंग करनी है तो उसका वही टूल्स यूज करना है हमको। ऐसा नहीं है कि हमको ड्रिलिंग करनी है और रीमर यूज करें, या हमको रीमिंग करनी हो हम ड्रिल टूल यूज करें, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। जो काम हमको करना है, जो प्रक्रिया हमको बनानी है उसी टूल्स हमको प्रयोग करना चाहिए उसमें। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, जो दो चित्र आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है, टाली है। ये वर्कशॉप में प्रयोग होती है, फैक्ट्री में आप जाके जब कभी देखेंगे जाएंगे तो देखेंगे ये टालियाँ होती है। और भी तरह तरह की ट्राली होती हैं। इनमें क्या है, जब हमको अपना जॉब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है तब इन टालियों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जॉब को रख लेते हैं, ठीक है, और एक इंसान, एक कारीगर इसको पकड़ के ले जाता है, यहाँ से पकड़ के ले जाता है। ठीक है, जब जॉब थोड़ा भारी हो उसको हाथ से नहीं ले जा सकते तो हमको टालियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, कारखंड को बनाते समय कारखंड की माप के लिए उसकी सूक्ष्मता के अनुसार ही साधन अपनाया जाए। जैसे रफ माप के लिए कोई कारखंड है यानी जॉब है आपका, जिससे जॉब क्या होता है, कारखंड होता है। कारखंड क्या होता है, जो भी आप एक पार्ट बना रहे हैं वो क्या होता है, आपका जॉब होता है यानी कारखंड होता है। आप जब फिटर हो तो क्या आपका काम है, मशीन का कोई भी एक पार्ट बनाना। ठीक है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं, हिंदी में कारखंड बोलते हैं। ठीक है, जब हम किसी कारखंड की माप ले रहे हैं तो यदि हमको रफ माप लेनी है यानी बहुत एक्यूरेसी नहीं अपनानी है तो वहाँ पर हमको स्केल रूल यूज़ करना है। स्केल रूल क्या होता है, स्केल होता है, जिसे हम लोग घर में आपके ड्राइंग बॉक्स में स्केल रहता है, आपके जो कंपास होता है ड्राइंग बॉक्स होता है जिसे हम बोलते हैं, जो पहली क्लास से यूज कर रहे हैं लगातार उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल। लेकिन वो क्या होती है, स्केल ना होके वो स्टील रूल होती है। लेकिन यहाँ पर फैक्ट्री में स्टील की रूल यूज कर, घर में जो यूज़ करते हैं प्लास्टिक की रूल होती है, लेकिन जो हम फैक्ट्री में यूज़ करते हैं वो स्टील की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, इसलिए उसको हम स्टील रूल बोलते हैं। जब हमको रफ माप लेनी होती है यानी बहुत सूक्ष्मता से माप नहीं लेनी है, बहुत एक्यूरेसी के साथ माप नहीं लेनी है तो हमें स्टील रूल का उपयोग करना है। लेकिन यदि हमको जब सूक्ष्मता से माप लेनी होती है तो हम सूक्ष्म मापी यंत्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कोई भी जब हम बनाते हैं तो पहले हमको रफ माप चाहिए होती है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले स्टील रूल बनाएंगे और जब हम पार्ट बनाते बनाते लास्ट स्टेप में आते हैं तो हमको शुद्धता से लास्ट में उसको बनाना पड़ता है, तो वहाँ पर हम सूक्ष्म मापी यंत्रों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, कारखंड को बनाने से पहले उसकी ड्राइंग को भली भांति समझ लेना चाहिए। कोई भी जब आप बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको ड्राइंग को भली भांति समझना है, यानी अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, उसको देखना है कि हमको कौन सा काम कब करना है, यानी उसमें कटिंग है तो हमको कटिंग कब करनी है, ड्रिल है तो हमको ड्रिल कब करनी है, यू शेप बनाना है, भी शेप बनाना है, वो सब हमको पहले से अच्छे से समझ लेना चाहिए। यदि एक एक करके हम एक देखेंगे फिर एक जाके करेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा जॉब गलत बन जाएगा। फिर यदि किसी कारखंड को ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो उसको बांधने के लिए सही फिक्चर तथा माप के लिए आवश्यक गेज पहले से तैयार कर लेना चाहिए, ताकि कारखंड को बनाने में कम समय और उनकी माप भी एक जैसी बनाई जा सके। यदि हम किसी जॉब का हमको मास प्रोडक्शन करना है, बहुतायात में बनाना है, अधिक मात्रा में बनाना है, तो यदि बार बार हम सूक्ष्म मापी यंत्र से उसको मेजर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमारा समय का लॉस होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, सूक्ष्म मापी यंत्र का उपयोग न करके उसका एक गेज आता है जो सूक्ष्म मापी यंत्र जैसा ही काम करता है, वो क्या होता है, फिक्स होता है, उसका उपयोग करना चाहिए। गेज के बारे में आपको बताऊंगा, गेज बहुत तरह की होती है, तो हम अलग अलग तरह की गेज होती हैं तो उनको हमको उपयोग करना है। और इसके अलावा जब हम कोई भी जॉब बनाते हैं तो एक कटिंग टूल होता है, जो भी टूल्स होते हैं मेन टूल्स, उसके अलावा हमको सपोर्टिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमको जॉब बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो बहुत सारे एक जॉब बनाने के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग टूल चाहिए। तो जब हमको एक जॉब बनाना है तो ठीक है, चल जाएगा, बहुत सारे सपोर्टिंग टूल्स हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब उसी तरह के बहुत सारे जॉब बनाने हैं तो हमको बहुत सारे सपोर्टिंग टूल्स यूज करने में बहुत दिक्कत जाएगी, हमारे समय का लॉस होता जाएगा। हम क्या करते हैं, बहुत सारे सपोर्टिंग टूल्स की जगह कुछ एक यंत्र बनाते हैं जिसे जिग या फिक्चर बोला जाता है, उसका हम यूज़ करते हैं, जिससे हमारे समय की बचत हो जाती है।
फिर क्या है, कार्यशाला में कार्यखंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयुक्त टाली का प्रयोग करें, जिससे कार्यखंड को हानि की संभावना कम हो जाती है। ये मैं आप लोगों को टाली दिखाया था। यदि आपको हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है तो ट्रालियों का उपयोग करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उसको लुढ़का के ले जाएँ या किस उल्टा सीधा तरीके से ले जाएँ और हमारा जाप खराब हो जाए, क्योंकि जाप की एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। तो हमको क्या करना है, ट्रालियों का उपयोग करना है, ठीक है। फिर आपका आता है सुरक्षा संकेत, ठीक। ये हो गई आपकी सुरक्षा। 3 तरह की सुरक्षा आप लोगों को बता दिया, स्वयं की सुरक्षा, मशीनें व औजारों की सुरक्षा और तीसरी कार्यखंड की सुरक्षा। इसमें सबसे जरूरी था स्वयं की सुरक्षा, उसके बाद मशीन की सुरक्षा, फिर तीसरा नंबर पर थी कार्यखंड की सुरक्षा। उसके बाद अब आप लोगों को बताएंगे हम सुरक्षा संकेत क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या है, जब हम किसी भी कारखाने या फैक्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ जगह जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं। जब आप सड़क के किनारे चलते हैं तो आपने देखा होगा तरह तरह के साइन बोर्ड होते हैं। तो क्या है, यातायात से संबंधित सुरक्षा संकेत हैं। वो किससे है, यातायात से, कि हमको यहाँ पर धीरे चलना है, कि आगे ब्रेकर है, आगे स्कूल है, इनसे रिलेटेड वहाँ पर सुरक्षा संकेत अलग अलग साइन बोर्ड में बने रहते हैं। इसी तरह फैक्ट्रीज में भी बहुत सारे सुरक्षा संकेत होते हैं। वो जो साइन बोर्ड में बने होते हैं उनको देख के हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमको ये करना है, ये पर हमको ये नहीं करना है, यहाँ पर ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ये फर्स्ट एड बॉक्स है, यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, यहाँ पर हमको चलना है, यहाँ पर हमको स्मोकिंग नहीं करनी है, सिगरेट या बीड़ी नहीं पीनी है। इन सब के बारे में स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, एक साइन बोर्ड होता है जिसमें ये इनके चिन्ह बने होते हैं, जिसको हमको देख के समझना चाहिए कि हमको यहाँ पे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसमें बताया, प्रशिक्षण काल में, यानी जब ITI कर रहे हैं तो आपको क्या है, प्रशिक्षण काल है। तो प्रशिक्षण काल में ही कारीगर को कारखानों में सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों, नियमों तथा उपायों की जानकारी दी जाती है। विभिन्न मशीनों तथा कार्यशाला आदि की दीवारों पर विभिन्न निर्देशों संकेतों के रूप में लगाए जाते हैं। सुरक्षा संकेत निम्न 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है आपको ये सब के बारे में ITI में जान लेना चाहिए, ताकि जब आप फैक्ट्री में जाओ तो वेल प्रिपेयर्ड हो, यानी आप पहले से तैयार हो। वहाँ पर कोई सिखाने वाला नहीं होता, आपको पहले से सीख के जाना चाहिए, ठीक है। ये होते कितने तरह के हैं, ये 4 तरह के होते हैं। जिसमें पहला है आपका निषेधात्मक संकेत, दूसरा है अनिवार्य संकेत, और ये आपका पहला हो जाएगा निषेधात्मक, दूसरा अनिवार्य, तीसरा सूचनात्मक, तीसरा चेतावनी होगा और चौथा सूचनात्मक होगा, ठीक है। ये तीसरा है, ये चौथा है, ये सूचनात्मक संकेत, ठीक। निषेधात्मक संकेत का मतलब क्या होता है, निषेधात्मक संकेतों से अभिप्राय यह है कि इन संकेतों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने को मना किया जाता है। इसमें क्या है, जैसे निषेध का मतलब ही होता है मना, निषेध जो जिससे हिंदी आती है उसको पता होगा, निषेध का मतलब ही होता है मना करना। तो ये क्या है, निषेधात्मक संकेत, यानी यहाँ पे ये कार्य करना मना है। ये निषेधात्मक चिन्ह जहाँ पर होगा, जो साइन जहाँ पे होगा, तो जिस चीज़ का साइन है, जैसे आग है और वहाँ पर आग में क्रॉस है, तो मतलब यहाँ पर आग जलाना मना है, यानी माचिस जलाना, आपको माचिस से भी जलाना, लाइटर जलाना वगैरह सब मना होता है, ठीक है। तो निषेधात्मक चिन्ह का मतलब ही होता है यहाँ पर ये कार्य मना है। वो कार्य के बारे में आपको चिन्ह होती है, उस कार्य के बारे में चिन्ह होती है, वहाँ पर क्रॉस होता है, इसका मतलब ये कार्य करना यहाँ पे सख्त मना है, ये निषेधात्मक चिन्ह होती है। अब आप कैसे जानेंगे कि ये निषेधात्मक चिन्ह है, कि वार्निंग है, चेतावनी चिन्ह है, कि सूचना चिन्ह है, कौन सी चिन्ह है। इसलिए इस सबको अलग अलग डिजाइन किया गया है और सबका अलग अलग कलर होता है, ताकि आप देखते ही जान जाओ कि निषेधात्मक चिन्ह है, कि सूचना चिन्ह है, कौन सा ये चिन्ह है, ठीक है। तो निषेधात्मक चिन्ह की डिजाइन कैसे होती है, वृत्त के आकार के निषेधात्मक चिन्ह कैसे होते हैं, वृत्त के आकार के, यानी आपके रोटी के जैसे गोल होते हैं, ठीक है। और इनका बॉर्डर, जो ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर, और जो इनका किनारा होता है यानी बॉर्डर होता है वो लाल रंग का होता है। और जो एक डंडी खींची होती है गोले में, एक रेडियस जैसे, यानी आपके व्यास जैसे, तो डायमीटर जैसे, ये वाली जो लाइन होती है क्या होती है, रेड होती है। यानी बॉर्डर और क्रॉस वाली लाइन कैसी होगी, लाल कलर की होगी, तथा उसका जो बैकग्राउंड होगा वो वाइट होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे इसका बैकग्राउंड कैसा है, वाइट है, पर काली आकृति द्वारा बनाए जाते हैं। यानी इसका शेप कैसे होगा, गोल होगा। पहली बात इसका शेप होगा राउंड, गोल, रोटी जैसे। उसके बाद इसका कलर कैसे होगा, कलर में हम देखते हैं, कलर इसमें 3 होते हैं, बॉर्डर और क्रॉस लाल कलर का, बैकग्राउंड वाइट कलर का, और जो चिन्ह आपका बना रहेगा वो ब्लैक कलर से बना रहेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाल बॉर्डर है और ये क्रॉस वाली लाइन भी क्या है, लाल है, ठीक है। 2 चीज़ें लाल होती हैं, बॉर्डर और क्रॉस वाली लाइन लाल होती है, और जो चिन्ह है वो काली है। ये जो चिन्ह बना होता है, जैसे यहाँ पर बना है लाउड स्पीकर का चिन्ह, यहाँ पर बना है सूरज का चिन्ह, यहाँ पर बनी है आग की चिन्ह, यहाँ पर मोबाइल का चिन्ह, ये सब बना हुआ है। ये है सिगरेट के चिन्ह। तो सब चिन्ह कैसे बने हुए हैं, काले कलर से बने हुए हैं, काले रंग से बने हुए हैं। लेकिन इनके जो बैकग्राउंड है वो वाइट है। इनका बैकग्राउंड कैसा है, वाइट है। यानी इसका जो बॉर्डर होगा लाल कलर होगा, क्रॉस जो होगा लाल कलर का होगा, बैकग्राउंड वाइट होगा, और जो चिन्ह होगी वो
काले कलर की होगी। ये इस तरह के सिंबल दिख जाए तो हमको समझ जाना चाहिए ये निषेधात्मक है। अब किस चीज़ के लिए निषेध कर रहा है, किस चीज़ के लिए मना कर रहा है, वो साइन आपको देख के पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पर आग है, यानी यहाँ पर आग में क्रॉस मारा गया है, यानी आग जलाना मना है, ठीक है। यहाँ पर पेट एनिमल या डॉग बना है तो यानी हमको पालतू जानवर ले जाना मना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर नॉर्मल शूज पहनना मना है। एक यहाँ पे क्या दिखा गया है, मोबाइल और क्रॉस है तो यानी मोबाइल यूज़ करना मना है। आग जलाना मना है, आग का दो है, ये वाला भी यहाँ पे माचिस जलाना मना है, ये आग जलाना मना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है, ये यहाँ पर आवाज़ करना मना है, तरह तरह के यहाँ पर क्या बोल रहा है, दौड़ना मना है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर चिन्ह के द्वारा बता दिया जाता है। चिन्ह से आप समझ जाओगे क्या करना मना है और मना है कि चेतावनी है, ये सब आप कलर देख के उसका शेप देख के पहचान सकते हो। अगला संकेत है अनिवार्य संकेत यानी मैंडेटरी। ये में क्या होता है, अनिवार्य संकेतों के द्वारा कारीगरों को कार्य करने से पूर्व सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं जिससे कारीगर इन संकेतों को साथ समझकर आसानी से कर सकें, है ना। अनिवार्य संकेत क्या होता है, कारीगरों को कार्य करने से पूर्व सुरक्षात्मक निर्देश है, क्या है, आपकी सुरक्षा के दृष्टि से निर्देश आपको दिए जाते हैं। इनको अनिवार्य है यानी मैंडेटरी यानी हमको हर हाल में इनको फॉलो करना चाहिए। इनको हम कैसे जानेंगे, मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि सूचना वाले हैं, इसलिए इनका भी अलग डिजाइन है, इनका भी अलग कलर होता है। ये क्या होते हैं, ये भी सर्कुलर होते हैं, यानी आपको रोटी के आकार के होते हैं, यानी गोल के आकार के ही होते हैं, लेकिन उससे अलग होते हैं, निषेधात्मक से ये अलग होते हैं। इनका क्या होता है, कुछ अनिवार्य इनमें क्या होता है, वृत्त के आकार के बने होते हैं, लेकिन ये पूरे क्या होते हैं, ब्लू होते हैं। ये क्या होते हैं, ये पूरा ही ब्लू होते हैं और इसकी चिन्ह जो होती है वाइट होती है। पहले वाले में आपने ये देखा, उसमें क्या होता था, बैकग्राउंड वाइट होता था और चिन्ह काली, बॉर्डर लाल, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये पूरा ब्लू होते हैं और जो चिन्ह होती है वो क्या होती है, व्हाइट से बनी होती है और शेप क्या होगा, राउंड ही होगा। शेप कैसा होगा, राउंड ही होगा। जैसे यहाँ पर बना हुआ है शूज, यानी यहाँ पर शूज पहनना ही पहनना है आपको। ये यहाँ पर एक व्यक्ति है, इस कान में क्या लगा के रखा है, ईयर मफ, यानी एक जो कान में आवाज़ कम सुनाई दे इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ईयर मफ लगाते हैं। यहाँ पर गोगल्स यानी आपको चश्मे लगाकर रखना है। यहाँ पर डस्टबिन में कचरा डालने हैं, ठीक है। इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। फिर आपका अगला आता है वार्निंग सिस्टम, चेतावनी संकेत। यहाँ पर आपको वार्निंग दी जाती है, चेतावनी आपको दी जाती है, ठीक। इन संकेतों के माध्यम से परीक्षार्थी को कार्य करने से पूर्व सचेत किया जाता है, यानी आपको अलर्ट किया जाता है। चेतावनी जाती है जिससे कि कार्य करते समय कोई शारीरिक क्षति न हो। यहाँ पर आपको अलर्ट किया जाता है कि आपको सावधान रहना है, ठीक है। अब हम इसको भी कैसे पहचानेंगे, ये चेतावनी है, सुरक्षात्मक है, कैसा चिन्ह है, तो इसका भाई अलग से डिजाइन है। ये ट्रायंगुलर होता है, इसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। ऐसा इसमें जो आकृति बनी होती है वो क्या होती है, ये देखिए ब्लैक कलर की बनी है, आकृति क्या होती है, ब्लैक कलर की बनी होती है। इसका शेप ट्रायंगुलर होता है, इसको आप दूर से देख के समझ सकते हैं। ये क्या है, वार्निंग सिंबल है, ठीक है। कुछ चेतावनी संकेत काले रंग की आकृति द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक। जैसे आगे इसमें ये लिखा है, मतलब यहाँ पर आग लगने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेडिएशन है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे बिजली है, इस सब के बारे में आपको पहले से बता दिया जाता है कि आगे यहाँ पे सिंबल लगा है उसके आगे ये चीज़ें हैं, आपको इससे अलर्ट होकर आगे काम करना है, ठीक है। फिर है आपको सूचनात्मक संकेत, यानी आपको क्या देते हैं, सूचना देते हैं। ये संकेत सूचना संबंधी होते हैं। इन संकेतों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। अब इन संकेतों को कैसे पहचानेंगे, इसलिए इनका अलग ही सिंबल होता है। ये स्क्वायर शेप में होते हैं, यानी वर्गाकार होते हैं, ठीक है। वर्गाकार, वर्गाकार क्या होता है, ये क्या होता है, वर्गाकार, ठीक है। इस शेप में होते हैं, वर्गाकार होते हैं। तथा इनका जो बैकग्राउंड होता है कैसा होता है, ग्रीन होता है। इनका बैकग्राउंड ग्रीन होता है, ठीक है। और जो जिसका ये दो एक्चुअली इनमें दो कलर यूज किए जाते हैं, दो तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है, एक का बैकग्राउंड ग्रीन होगा, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन होगा उसमें सफ़ेद रंग की आकृति बनी होगी। इसमें दो होता है, होते तो दोनों स्क्वायर ही हैं, लेकिन एक का बैकग्राउंड ग्रीन होगा, उसमें सफ़ेद आकृति से चिन्ह बना होगा। और दूसरा यदि पृष्ठभूमि लाल है, यानी बैकग्राउंड आपका रेड है, तो उसमें क्या है, इसमें हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग, हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग और सफ़ेद रंग की आकृति तथा सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग, है ना। इसकी दो तरह के बैकग्राउंड होते हैं, एक हरा और एक सफ़ेद होता है। दो तरह के बैकग्राउंड होते हैं, हरा और सफ़ेद। हरा वाले में सफ़ेद रंग से लिखा जाता है और सफ़ेद वाले में लाल रंग से लिखा जाता है, ठीक है। जिसका बैकग्राउंड हरा होगा उसको उसमें चिन्ह जो होगी लाल कलर से बनी होगी, और जिसका चिन्ह सफ़ेद कलर होगा, ये जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होगा, व्हाइट होगा, उसमें जो सिंबल बना होगा रेड होगा। आप लोग देखे होंगे ये प्लस का चिन्ह बना होता है, किस कलर से, रेड कलर से। अब बैकग्राउंड इसका कैसा होता है, व्हाइट होता है और इस तरह का बना होता है। इसका मतलब होता है हॉस्पिटल या फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। ये किस कलर का होता है, ये लाल होता है, बैकग्राउंड इसका ग्रीन व्हाइट होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड व्हाइट है और ये
जो प्लस बना हुआ है ये रेड कलर से बना हुआ है, ठीक है। ये है सब सूचना संबंधी। इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी पृष्ठभूमि कैसी है, वाइट है। ये एक्चुअली क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। ये ग्रीन होनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। इनकी पृष्ठभूमि ग्रीन होनी चाहिए, इनकी पृष्ठभूमि ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। और सफ़ेद कलर से, वाइट कलर से क्या होना चाहिए, चिन्ह बना होना चाहिए, ठीक। ये आपके क्या हो गए, सूचना आपके सुरक्षा संकेत हो गए, आपके सेफ्टी सिंबल हो गए। आज मैं आप लोगों को पढ़ा दिया इतना, सुरक्षा के बारे में आप लोगों को बता दिया हूँ। आगे चैप्टर में आप लोगों को मैं बताऊँगा मृदु कौशल के बारे में, उसके अलावा कृत्रिम शोषण के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। कृत्रिम शोषण क्या होती है, कोई व्यक्ति खुद से सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको हम कैसे, उसका ट्रीटमेंट कैसे देंगे, इस सब के बारे में मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी जिसको मैं बताने लगूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।